हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो हम अक्टूबर की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे, जिसमें कि सितंबर के करंट अफेयर्स कंपाइल्ड होते हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा था और बड़े बड़े जितने भी हमारे सेक्शंस थे हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ छोटे टॉपिक्स हमारे लिए बचे हैं, जैसे कि अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जो कि हम आज पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे जो स्पोर्ट्स न्यूज़ है, फिर हम पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा मिसलेनियस वाला। तो मिसलेनियस वाला इस बार छोटा ही है, तो जल्दी ही मैगजीन को हम कवर कर लेंगे। क्योंकि दिवाली का आपको पता है टाइम है, तो थोड़ा सफाई करवा रहे थे, हम भी करवानी पड़ती है बहुत कुछ काम करने पड़ते हैं घर पे, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पाया। और जो बाकी के जो, लेकिन मैंने मेजर सेक्शंस कवर करवा दिए थे, तो मुझे उसका सेटिस्फेक्शन था कि आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब कुछ छोटे टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर लेते हैं, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी वो यूज़फुल रहेगा। और जब हम रिवीजन क्लास करेंगे तो हम बहुत शॉर्ट के अंदर सारे मंथ का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो ये मेरा प्लान है कि एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद में मैं जनवरी से स्टार्ट करूँगी। तो जनवरी की क्रोनोलॉजी प्लस जनवरी में जितने भी करंट अफेयर्स स्टेट रिलेटेड है, यानी राजस्थान से संबंधित हैं वो, उसके अलावा जो इंडिया और इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं, जो कि कई बार मैगजीन्स में नहीं होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मैगजीन में नहीं होती है, ऐसा कहूँगी मैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम उसी में कंपाइल कर लेंगे, ताकि आपके 1 आवर का जो वीडियो होगा उसमें आपको पूरा जनवरी का करंट अफेयर्स जो है वो मिल जाएगा। तो आपका आरएस प्रीलिम्स का जब तक एग्जाम आएगा, तब तक आप उसको, उस वीडियो को, अगर आप सिंगल वीडियो को अगर आप देख लेंगे, तो आपको क्रोनोलॉजी के 7 से 8 वीडियोज़ देखने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसा हमने अभी तक प्लान किया है, ताकि जो है रिवीजन बहुत इजीली जो है वो हो सके। और एग्ज़ाम से पहले भी अगर आप चाहें, 5-7 दिन पहले भी चाहें, तो 6-7 महीने का करंट अफेयर 6 से 7 घंटे के अंदर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारे लिए एक विज़न जो मैंने आपको बताया। अभी तक तो ये प्लान है, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी को। देखिए, फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, अब ये क्या, मैंने मैगज़ीन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड की थी, इसलिए मैंने इसमें टिक नहीं लगाए हैं। बाकी मेरे पास जो फिजिकल फॉर्म में मैगज़ीन है, उसमें मैंने सभी चीज़ जो है एकदम लिख लिख करके पूरी ब्लैक कर रखी है। तो देखिए, फर्स्ट जो आर्टिकल है वो जो है आपका नासा से रिलेटेड है। न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसमें जो एजेंसी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है आपका HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आपका L&T के बीच में। इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसको लेकर के? आपने PSLV लॉन्च व्हीकल्स के बारे में सुना होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई आप जो है 5 जो है PSLVs बनाइए। तो इसका ये एग्रीमेंट है, बस इतना ही ध्यान रखना है इस एग्रीमेंट के बारे में। तो PSLV को आप जानते ही हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसका फुल फॉर्म होता है, और प्रक्षेपण यान है ये। दूसरा हमें पढ़ना है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, इसको 2019 में ही बनाया गया था, और ये एक तरीके से वाणिज्यिक शाखा है, यानी कि कॉमर्शियल ब्रांच है इसरो की। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एक सेंटर का PSE है, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यानी कि एक कंपनी है, और इसका शेयर कैपिटल भी अभी इंक्रीज़ किया गया है। ये भी हमने क्रोनोलॉजी में पढ़ा था। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये वाणिज्यिक शाखा है, तो वाणिज्यिक शाखा में उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की काफ़ी ज़रूरत होती है, यानी कि उसको आर्थिक रूप से सशक्त होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए इसका शेयर कैपिटल जो है 1000 करोड़ से बढ़ा करके 7500 करोड़ का जो है शेयर कैपिटल इंक्रीज़ किया गया था, सरकार के द्वारा इसको इंक्रीज़ किया गया था। उसके अलावा इसमें और क्या क्या बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, कि ये जो संस्था है, ये जो कंपनी बनाई गई है, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो स्पेस सेक्टर में होता है, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, जैसे कि जो भी आपके प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, अगर उनको क्योंकि आप देखते हैं कि सरकार के पास में इतनी फंडिंग नहीं है कि भाई वो स्पेस सेक्टर को पूरा एक्सप्लोरेशन उसका कर सके। और हमारे यहाँ पर आपको पता है कि अनुसंधान के ऊपर भी सरकार का खर्च जो है वो कम है, अपेक्षाकृत कम है। तो उन सभी चीज़ों से निपटने के लिए इस तरीके की एक ब्रांच बनाई गई है कि भाई इसरो के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं, या कम चीप जो वो लोग टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, उसको हम दूसरे बाज़ारों में भी बेच सकें। तो ये सारे काम जो है आपके इन स्पेस के ये जो NSIL है, इसके द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको एक स्पेस प्रोग्राम के बारे में भी बताती हूँ कि हमारे यहाँ पर 4 पिलर स्पेस रिफॉर्म के बारे में कहा गया है, कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है, अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है, उसके अंदर हम 4 सेक्टर्स पर जो है काम करेंगे। सबसे पहला सेक्टर ये होगा कि हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इनोवेशन की फ्रीडम देंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत ज़्यादा है और उन लोगों के पास में टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो सरकार कहती है कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी स्पेस के अंदर आना चाहिए, और स्पेस सेक्टर के अंदर इनोवेशन के अंदर उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये पहला रिफॉर्म है।
दूसरे रिफॉर्म पे जो सरकार कार्य कर रही है कि सरकार कहती है कि हम जो है इनेबलर का काम करेंगे। इनेबलर का मतलब आपको कार्य करने की स्वतंत्रता देंगे और प्लस कार्य करने का एक सही जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। किन को प्रोवाइड करेंगे? जो प्राइवेट सेक्टर है या जो स्पेस सेक्टर में कार्य करना चाहते हैं। तीसरा इनका जो पिलर है वो ये है कि हम इंडियन स्पेस एसोसिएशन स्थापित करेंगे, यानी कि इसके लिए भी एक पूरी संस्था स्थापित की जाएगी, एक एसोसिएशन स्थापित किया जाएगा ताकि जो स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उन पे निगरानी या कंट्रोल जो है वो किया जा सके। और चौथा इनका जो पिलर है वो ये है कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो भी हमारे यूथ हैं, उसको भी जो है स्पेस के अंदर जो है कार्य करने के लिए प्रोत्साहित जो है वो किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें थी स्पेस सेक्टर से रिलेटेड, NSIL से रिलेटेड। तो NSIL के बारे में ध्यान रखिएगा। NSIL एक सेंट्रल PSE यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। 2019 में इसको बनाया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। और इसकी जो कमर्शियल ये जो है इसरो की एक कमर्शियल विंग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वाणिज्यिक शाखा है इसरो की। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है कि स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कमर्शलाइज करना, ये सारा जो है वो इसका कार्य होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये है नासा ने जो डार्ट मिशन है उसके तहत जो है क्षुद्र ग्रह से स्पेस क्राफ्ट की टक्कर का सफल परीक्षण किया है। यानी कि जो खुद का जो स्पेस क्राफ्ट है उससे इन्होंने जो है एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है जिसको हम बोलते हैं। आपको पता है कि एस्टेरॉयड का हमेशा खतरा बना रहता है कि वो प्लैनेट्स से टकरा ना जाए, तो वो प्लैनेट से टकराए नहीं, इसके लिए इन्होंने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जो इससे टक्कर करने के बाद में उसका डायरेक्शन ही बदल देगा, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने एक सफल परीक्षण किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। तो पहले फ्रेंड्स ये जान लेते हैं कि डार्ट क्या है आखिरकार। तो डार्ट का देखिए फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। रीडायरेक्शन का मतलब कि डायरेक्शन को चेंज करना। तो आप पहले तो नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म, और उसके बाद में आप ये याद रखिएगा कि ये मिशन किसका है, तो नासा का है। और किस चीज़ से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है कि भाई जो भी एस्ट्रॉइड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उनकी टक्कर से ग्रहों को बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है कि भाई ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च करके हम क्या करेंगे, एस्ट्रॉइड की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया है नासा ने। अब देखिए ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 2 कंपनियों का कंबाइंड प्रोग्राम है। एक तो आपका नासा है ही, उसके अलावा जॉन हॉपकिंसन अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी यानी APL, ठीक है, जॉन हॉपकिंसन APL अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी, इन दोनों का ये एक संयुक्त मिशन था और इसको फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ये तो बात हुई किसकी, डार्ट मिशन की, और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी है। अभी देखिए जिस क्षुद्र ग्रह पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है उस क्षुद्र ग्रह का नाम था डीमॉर्फस, ठीक है। तो ये डार्ट मिशन जो है ये डीमॉर्फस नामक क्षुद्र ग्रह से इसको टकराया गया था और इसको देखा गया था कि भाई ये सही से वर्क जो है वो करता है या नहीं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे इसरो से संबंधित है। तो देखिए इसरो ने अभी जो है एक हाइब्रिड मोटर लॉन्च की है, उसका परीक्षण किया। लॉन्च का मतलब परीक्षण किया है। हाइब्रिड मोटर का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 तरह के फ्यूल्स जो है वो यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि देखिए फ्यूल्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया गया है जिसको हम कहेंगे हिंदी में ठोस ईंधन, लिक्विड यानी कि द्रव्य और द्रव्य जो ईंधन होता है वो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये मिक्स होगा। हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है, मिक्स। तो एक ऐसी मोटर लॉन्च की है नासा इसरो ने, तो 30 kN हाइब्रिड मोटर इसका नाम है। और इसके अंदर जो है इसको हमारे तमिलनाडु का जो महेंद्रगिरी जो स्टेशन है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें देखिए क्या क्या खास बातें हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर जो है जो ये फ्यूल यूटिलाइज करेगा वो आपका सॉलिड फ्यूल होगा और लिक्विड इसमें ऑक्सीडाइज़र का यूज़ किया जाएगा। एक मिनट, सॉलिड तो इसके अंदर फ्यूल यूज़ होगा और लिक्विड जो है इसका ऑक्सीडाइज़र होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए इसके फीचर्स लिखे हुए हैं कि इस मोटर में ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन जो है उसको पॉलीब्यूटाडाइन जो है उसको ऑक्सीकारक के रूप में द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स ही आपको याद रखना है। एग्जाम में इन्हीं स्टेटमेंट्स को लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर आपको नहीं है तो आप वीडियो का पेपर देखिएगा, उसके अंदर इसी प्रकार से स्टेटमेंट दे करके उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आप इसके फीचर्स ध्यान रखिएगा कि इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन जो है यानी कि HTBP उसको यूज़ किया जाएगा और ऑक्सीकारक के रूप में जो है द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखिए ठोस और द्रव्य संयोजन के विपरीत इसके अंदर जो है
ठोस ईंधन और द्रव्य ऑक्सीकारक यानी लिक्विड ऑक्सीडाइजर का यूज़ जो है वो किया जाएगा। मैंने बताया था आपको कि इसमें सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर का यूज़ किया जाएगा और किसका यूज़ होगा, HTBP का यूज़ किया जाएगा। तो ये 2 फीचर्स आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से याद रखने हैं। फिर देखिए UAE जो है, UAE का नाम तो आप जानते हैं और ये जो है स्पेस के सेक्टर में काफ़ी कार्य कर रहा है, संयुक्त अरब अमीरात। इसने जो है अपना एक पहला जो रोवर है, पहला रोवर जो है वो मून पर भेजा है, चांद के ऊपर पहला रोवर भेजा है। आपको पता है चांद के ऊपर मिशन भेजने में अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, ये आगे हैं। भारत ने भी भेजा था अपना, तो ये देश आगे हैं। अगर UAE का ये मिशन कामयाब होता है तो UAE भी जो है इसी लाइन के अंदर, इन्हीं जो देश हैं उनके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। तो ये देखिए इसका चंद्रमा पे पहला मिशन है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि UAE ने मार्स पर भी अपना मिशन भेजा है, मंगल ग्रह पर भी, जिसका नाम था होप मिशन। याद है आपको, याद रखना है आपको, ठीक है। तो होप मिशन है। और देखिए UAE जो है हमारे जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए कि जो ये होप मिशन है, सॉरी ये जो आपका चंद्रमा का जो इसका मिशन है, इसमें ये जापान की सहायता से इसको कार्य करेगा, जापान और USA की सहायता से। भाई USA का जो आपका स्पेस स्टेशन है फ्लोरिडा के अंदर, वहाँ से तो इसको लॉन्च किया जाएगा, इसके मिशन को। वहाँ एक कैनेडी अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ से इसको लॉन्च करेंगे। उसके अलावा जापान जो है, जापान की एक कंपनी है, उसका नाम है आई स्पेस लैंडर। तो वो अपना लैंडर प्रोवाइड करेगी जिसका नाम होगा हकुतो आर। अब नाम ऐसा ही है, मैं क्या करूं। तो हकुतो आर इसका लैंडर है और इससे जो है इसको लॉन्च किया जाएगा पहले रोवर को। किसका रोवर होगा ये, UAE का। और उस रोवर का नाम भी है, इस रोवर का नाम है राशिद। जो वहाँ की रॉयल फैमिली है उसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है, राशिद। तो ये नाम याद रखिएगा आप। तो होप मिशन भी आपको याद होना चाहिए, UAE से संबंधित, जो कि मार्स का है। और राशिद क्या है, तो ये भी UAE से संबंधित है और ये जो है चंद्रमा के ऊपर इनका रोवर है। तो अब देखिए यहाँ पर इस लाइन को आपको पढ़ना है कि अमेरिका के फ्लोरिडा अंतरिक्ष स्टेशन से फाल्कन 9 स्पेस रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और जापानी आई स्पेस लैंडर जो कंपनी है वो अपना चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर जो है अपना लॉन्च करेगी। इस लैंडर की सहायता से ये लॉन्च होगा और लैंडर का नाम याद रखिएगा, होकुतो आर। यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये जो है लैंडर का नाम है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने राशिद का नाम आपको बताया ही है, ठीक है। और अगर ये मिशन सफल होगा तो अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ में ये लोग जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। और देखिए काम क्या होगा, चांद के ऊपर पहुंच के क्या काम कर लेंगे, वहाँ ऐसा तो है नहीं कि जाकर के बस जाएंगे अभी, है ना। वहाँ पर जो है वहाँ की थर्मल एनर्जी क्या है, वहाँ पर जो है किस प्रकार का वहाँ का इन्वायरमेंट है, वो सब स्टडी करना, मून की सरफेस को स्टडी करना, यही इसका बेसिक कार्य है। ये होप मिशन मैंने आपको बताया था, 2020 में इसको लॉन्च किया था। और अरब जगत का ये पहला इंटर प्लानिटरी मिशन है, किसी भी ग्रह पर भेजा गया पहला प्लानिटरी मिशन है अरब जगत के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये है नासा ने जो है जो मंगल ग्रह है उसके वातावरण से ऑक्सीजन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। आपको पता है मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड के जो है एनवायरनमेंट में अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब उसके ट्रेसेस हमको दिखने को मिलते हैं। लेकिन जीने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बनाने का कार्य जो है वहाँ पर किया जा रहा है। तो मॉक्सी नाम का जो है एक कार्य है, एक मिशन है, जिसके द्वारा एक मतलब एक्सपेरिमेंट आप इसको कह सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के तहत मंगल ग्रह पर उसकी सतह से ही या उसके एनवायरनमेंट से ही ऑक्सीजन बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो नासा जो है ये कार्य करा है। और मॉक्सी का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मॉक्सी का फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपने परसिवरेंस रोवर का नाम कई बार सुन लिया होगा। तो जो नासा का जो मिशन है मार्स को लेकर के, वहाँ पर जो है इन्होंने अपने जो यान भेजा है या जो रोवर भेजा है उसका नाम क्या है, परसिवरेंस रोवर है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। तो ये है इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो मॉक्सी है इसका फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, या फिर पूछ लेंगे कि भाई इसका क्या मकसद है, इसको नासा ने लॉन्च किया, इसका क्या मकसद है। तो इसका मकसद बेसिकली यही है कि वहाँ के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो ये मॉक्सी हो गया आपका MOXIE, ये है इसका फुल फॉर्म, सॉरी ये है इसका एब्रीवेशन MOXIE। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि इसरो ने इनफ्लैटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर का सफल परीक्षण किया। अब ये क्या है इसको पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यूज़ क्या है बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए IAD जो होता है इसके कारण से देखिए पहली चीज़ तो ये कि इसको जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जो है उसके द्वारा इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। और इसका जो परीक्षण है, जो इसका परीक्षण किया गया है, जो इसका टेस्ट फायर किया गया है, वो आपका तुम्बा जो जगह है वहाँ का जो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वहाँ से इसको लॉन्च किया है। और रोहिणी 300 नामक साउंडिंग जो रॉकेट है उसके द्वारा इसको लॉन्च करके देखा गया है। अब बेसिकली हम इसका कार्य समझ लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य देखिए ये होता है कि इन्वायरमेंट से जब भी कोई पेलोड या जो आप कहते हैं कि जब भी कोई फ्री फॉल होता है तो उसकी गति जो होती है उसको धीमा करना इसका कार्य है। यानी कि जो वातावरण से मिली हुई जो क्या कहें उसको, जो वेलोसिटी होती है उसको डिक्रीज़ करना, कम करना, वो इसका कार्य होता है। जैसे आईएडी को जो है इसका जो कार्य है वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु की गति को जो है वो ये धीमा करता है। आईएडी को शुरू में मोड़कर रॉकेट के पेलोड बे के अंदर रखा गया। बाद में ऊंचाई पर आईएडी में गैस भरी गई और यह एक साउंडिंग रॉकेट के पेलोड भाग के साथ वायुमंडल के माध्यम से नीचे उतरा। बेसिकली काम यही है कि जो भी जो वेग से जो चीज़ें आती है, पेलोड का जो वेग होता है उसको कम करना इसका कार्य होता है। अब वो कौन सी टेक्निक है, किससे कम होता है वो छोड़िए आप, जो इसका वेग जो होता है, पेलोड जो होता है उसका वेग जो होता है वो कम करना इसका कार्य होता है आईएडी का। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना जो, अब डिफेंस की बात करेंगे हमने स्पेस पूरा पढ़ लिया है, अब डिफेंस का पढ़ेंगे। डिफेंस में 3-4 आर्टिकल से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जो भारतीय नौसेना है उसने स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी जो है उसको लॉन्च किया है, इसके बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए जो ये आईएनएस तारागिरी है ये प्रोजेक्ट 17A जो है उसके तहत इनको बनाया जा रहा है, जिसके तहत आईएनएस जो होती हैं उनको बनाया जाता है। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आईएनएस विक्रांत जो है इसको डेवलप किया गया था। इसके ऊपर यूट्यूब में एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया गया है आईएनएस विक्रांत, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और काफ़ी बड़ा जो है एक युद्धपोत है, वॉरफेयर शिप है। और उसके बाद में जो सेकेंड पावरफुल शिप है वो तारागिरी है। तो 17A जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके तहत जो है 2 कंपनीज़ है, जैसे कि एक तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और एक है इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, GRI जिसका नाम है। इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि मतलब ये जो है 7 जो INS हैं वो डेवलप करेंगी, इंडियन नेवल शिप्स जो होती हैं उनको डेवलप करेंगी। और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें से 4 ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। उन 4 का जो नाम है वो है आपका INS उदयगिरी, दूनगिरी, नीलगिरी और ये अभी हिमगिरी। तो ये 4 तो ऑलरेडी डेवलप इन्होंने कर दी है और अभी इन्होंने जो डेवलप किया इसका नाम है तारागिरी। और ये सारे जो गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, तो पर्वतों के नाम पर जो है इन शिप्स का नाम रखा गया है। तो ये एक युद्धपोत है, वॉरफेयर शिप है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके कुछ फीचर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, जैसे कि 25,700 करोड़ के मूल्य से बनी है, 3500 टन वजनी है और इसको एकीकृत निर्माण पद्धति के द्वारा बनाया गया। 149 मीटर लंबा है, 17.5 मीटर जो है चौड़ा है और 28 समुद्री मील यानी कि 52 किलोग्राम प्रति घंटे से अधिक जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी ये रफ्तार है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो ये अगर आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और INS तारागिरी पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती जो है वो की जा सकती है। इस युद्धपोत में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स जो हैं वो भी रखे गए हैं। फिर देखिए इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो प्रोजेक्ट 17 है अल्फा फ्रिगेट्स, इसको स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। और बेसिकली जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है उसका मतलब ये होता है कि दुश्मन का जो रेडार सिस्टम होता है उसमें स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी होती है उससे रिलेटेड जो भी आपका वॉरफेयर इक्विपमेंट बनाया है, कोई भी मिसाइल बनाई है या आपने शिप बनाया है तो वो उसके रेडार सिस्टम में नहीं आ पाता है, वो स्टेल्थ का मतलब होता है। फिर देखिए इसका जो निर्माण है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। और इनको जो है टोटल 7 जहाज़ों के डिज़ाइन जो है वो बनाने थे, जिसमें से इन्होंने जो है देखिए 7 के नाम भी यहाँ पर दे रखे होंगे, कहाँ गया, हाँ देखिए ये नाम है 7 के, जैसे कि है हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, ये सब इनके नाम है। ठीक है, अब देखिए तारागिरी जो है पूर्ववर्ती लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट का पुनर्जन्म है। ये तो खैर छोड़िए, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। INS तारागिरी का नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 17A का नाम याद रखिएगा। और इसके अलावा तो इसमें और क्या क्या बातें हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से फीचर्स इस मिसाइल के अंदर, सॉरी इस वॉरफेयर शिप के अंदर है। फिर देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा है, रक्षा मंत्रालय ने किया दोहरी भूमिका वाले ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक अनुबंध। तो ये अनुबंध के बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो देखते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये जो एग्रीमेंट है ये रक्षा मंत्रालय ने किया है, और केंद्र सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने जो है जो आपका ब्रह्मोस जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है कि रशिया की हेल्प से हमने इसको डेवलप किया है, और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो ये दोनों, ये जो कंपनी है ये भारत और रशिया दोनों की साझेदारी वाली कंपनी है। और ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस जो है वो अटैक करने वाली मिसाइल है, और इसको जो है हम जो हमारी जो शिप्स हैं, वॉरफेयर जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, उन पे हम इसको लॉन्च कर पाएँ उसके लिए ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। तो इतना कुछ खास इसमें और बातें हैं नहीं, तो ये मैंने आपको इतना बताया है, इतना ही आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए DRDO ने जो है QRSAM का सफल परीक्षण किया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। QRSAM क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, जो आपका QRSAM है इसके बारे में कुछ जो इसके फीचर्स हैं उसको हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि DRDO और भारतीय सेना के द्वारा जो है इसका जो है परीक्षण किया गया है, चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है, और इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे स्वदेश में इसको विकसित किया गया है, इंडिजिनस इसकी टेक्नोलॉजी है, और इसकी जो रेंज है वो 3 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसमें आने वाले जितने भी मिसाइल हैं, दुश्मन के विमान हैं, हेलीकॉप्टर है और ड्रोन्स हैं, उन सभी को ये नष्ट कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि यह चलित स्थिति में भी कार्य जो है वो कर सकती है, यानी कि चलते हुए स्थिति में भी ये जो है कार्य कर सकती है। और इसकी जो लंबाई है 98 फीट लंबी है ये मिसाइल। ये सारी चीज़ें थोड़ी है। इसमें देखिए, शत्रु इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित नहीं कर सकता है, जबकि दुश्मन के रडार सिस्टम को फेल करने की जो कैपेसिटी है वो QRSAM में है। तो ये इसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से जो है इसको डेवलप किया गया है। फिर देखिए, निस्तार और निपुण के बारे में पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आपके निपुण और निस्तार है ये आपके डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं, यानी कि जो भी गोताखोर होते हैं, जो पनडुब्बियों में जो हमारे सिपाही होते हैं, उन सब के लिए सपोर्ट सिस्टम का कार्य जो है ये करेंगे। तो डाइविंग सपोर्ट वेसल्स हैं निस्तार और निपुण, नाम ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है इसमें जो है इसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा बनाया गया है, और ये जो है इसका नाम देख लिया, हाँ, इसको 80% स्वदेशी टेक्निक के द्वारा बनाया गया है, यानी कि हम जो बात करते हैं निर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की, उसके तहत इसको बनाया गया है। तो 80% इसमें इंडिजिनस यानी कि हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ये एक डाइविंग सपोर्ट सिस्टम है, और इसको जो है गहरे समुद्र में गोताखोर और जो पनडुब्बी बचाव कार्य के लिए जो है इनको तैनात किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे निस्तार और निपुण क्या है, तो हालांकि ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी नेवी है, जो हमारी जो नौसेना है उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए इसको जो है वो तैनात किया गया है। बाकी यहाँ वाला ये जितना भी मैटर है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य वाला रिलेटेड था, तो इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। तो इतना ही देखिए हमारे इसमें चीज़ें थी। अब हम आर्थिक परिदृश्य को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हमें 4 टॉपिक्स अभी और इसके अंदर कवर करने हैं जो बहुत ईजीली हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 20 मिनट में हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, और हम देखेंगे कि आगे इस पूरी मैगज़ीन को जब हम एक समरी फॉर्म में बनाएंगे तो कितना टाइम इसको लगता है। और टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए फ्रेंड्स ये है कि हम सारी चीज़ों को जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, उसको हम कवर करते हैं कि नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हम जो है इतनी अगर एग्ज़ाम में अगर हमारे 4-5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से, इन मैगजीन्स में से निकल के आते हैं, तो इतना तो हम समय इनको दे ही सकते हैं, तो कोई विशेष बात उसमें है नहीं। तो ठीक है, हम तैयार करेंगे रिवीजन क्लास को भी। और अभी वाली क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपके कई सारे क्वेश्चंस आपने कमेंट्स में लिखे हैं, मैं ज़रूर से उनका रिप्लाई करूँगी, और थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं ज़रूर से उनका रिप्लाई करूँगी सभी का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस मैगज़ीन को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।